Hello friends, welcome back to our channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, gynecologist practicing at Sanjeevani Hospital. So without wasting any time, let us jump into our topic. बहुत पेशेंट्स ना नॉर्मली जो डिलीवरी होने के बाद किसी किसी को सी सेक्शन होता है ना, सिजेरियन सेक्शन, तो वो वुंड का केयर सिजेरियन सेक्शन के बाद अच्छी तरीके से कैसे लेना चाहिए जिससे उसका वुंड जल्दी हील हो जाएगा और उनका रिकवरी जल्दी हो जाएगा। ऐसे टिप्स हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सिजेरियन सेक्शन दो तरीके का होते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। जब हम नॉर्मली ये सिजेरियन सेक्शन प्लान नहीं करते हैं, बट जब डिलीवरी होते समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस होता है मदर के या बेबी के रिलेटेड, उस समय हमको ये नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन सेक्शन जैसा इमरजेंसी मैनर में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसको हम इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन में हम प्लान करके करते हैं ये सिजेरियन सेक्शन। बहुत बार पहला सिजेरियन सेक्शन होता है या बेबी का पोजीशन अलग होता है जिससे उनका नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस नहीं रहेगा। उस कंडीशंस में नहीं तो कभी कभी कोई लोग मुहूर्त भी निकालते हैं बेबी का जन्म का। So in that case we'll plan and do the cesarean, that we call it as an elective cesarean section. ये हो गया दो तरीके का सिजेरियन सेक्शंस। एंड सिजेरियन सेक्शन में जो वुंड रहता है ना, वो दो तरीके का होता है। अगेन उसमें क्या होता है, एक वुंड ऐसा हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब जब हम कट करते हैं ना स्किन, कोई कोई सिजेरियन में ऐसा कट करते हैं, कोई कोई ऐसा सीधा वर्टिकल कट करते हैं। आजकल ना सारा गायनेकोलॉजिस्ट नॉर्मली वी गो फॉर ए हॉरिजॉन्टल कट बिकॉज इट इज कॉस्मेटिकली बेटर, पेन इज ऑल्सो लेस, हीलिंग इज गुड, and normally we prefer doing and we are all experienced in doing such type of cesarean sections only because पुराने जमाने में ऐसा वर्टिकली होते। आप आपका मम्मी का या दादी का देख सकते हैं जिसका सिजेरियन हुआ, उनका ऐसा सीधा रहते, तो वो अम्बिलिकस से नीचे तक रहेगा, वो इतना कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं दिखता है। सो दिस हॉरिजॉन्टल सिजेरियन स्कार इज मच बेटर। एंड कभी कभार आजकल भी हम वर्टिकल करते हैं, बट ओनली इन केसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड एमरजेंसीज। एंड हाउ डू वी क्लोज दिस वुंड? सब बेबी बाहर आ गया, सब कुछ हो गया, तो स्किन को हम नॉर्मली कैसा क्लोज करते हैं कि सूचर मटेरियल यूज करते हैं। सूचर्स इसमें दो तरीके का होता है। अगेन वन इज एब्जॉर्बेबल एंड द अदर इज नॉन एब्जॉर्बेबल। आजकल नॉर्मली सिटीज में सारा गायनेकोलॉजिस्ट एब्जॉर्बेबल सूचर से यूज करते हैं। ये जो एब्जॉर्बेबल सूचर से इसको बाद में निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप गल जाते हैं। एंड नॉन एब्जॉर्बेबल जो है वो बाकी का टाके जैसा एक हफ्ते के बाद उसको निकालना पड़ेगा। एंड स्टेपल्स नॉर्मली नाइस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमको गाइडलाइंस देते हैं प्रॉपरली कैसा प्रैक्टिस करना चाहिए, पेशेंट को कैसा ट्रीट करना चाहिए। नाइस विल नॉट एक्सेप्ट स्टेपल्स फॉर अ सिजेरियन सेक्शन बिकॉज it is painful and it might cause infection to the patients. एंड ग्लू भी यूज करते हैं कोई कोई लोग, बट यूजुअली ना एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल ही यूज किया जाता है। ये जो भी है ये एक्सेप्शनल चीजें हैं। एंड नाउ हो गया डिलीवरी, स्टिचेस भी डाल दिया है, तो तब हम क्या करते हैं, ये जो वुंड को अच्छी तरह से क्लीन करके स्टीराइल ड्रेसिंग पैड लगा के कवर करते हैं, और एक टेगाडम करके एक बैंडेज होता है वो टाइटली लगा देते हैं उसको सपोर्ट देने के लिए और ब्लीडिंग वगैरह नहीं होने के लिए। एंड देन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर से रूम में शिफ्ट कर देते हैं। सो नॉर्मली ये ड्रेसिंग को हम जब पेशेंट हमारे अंडर 2 या 3 दिन रहते हैं उसमें यूजुअली वो चेंज नहीं करते हैं उसको। ऐसा ही ओटी में जब ड्रेसिंग करते हैं ना, तब वो उधर एसेप्टिक प्रिकॉशंस रहेगा, मतलब इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहता है। अगेन हम ड्रेसिंग भी ना पेशेंट को एक स्टीराइल रूम में ही करते हैं वो डिस्चार्ज होते समय। एंड ये डिस्चार्ज होते समय जो हम ड्रेसिंग करते हैं ना, उस समय हम वाटर प्रूफ ड्रेसिंग मटेरियल यूज करते हैं ताकि ये पेशेंट घर जाने के बाद वो अच्छा सा नहा सके, पानी अंदर नहीं जाएगा। बिकॉज इनिशियली थोड़ा डिलीवरी के बाद 1 वीक 10 डेज ये वुंड ना क्लोज और ड्राई रहना चाहिए, उनका हीलिंग जल्दी अच्छा होने के लिए और इन्फेक्शंस नहीं होने के लिए। आप घर चले गया, उसके बाद आपका डॉक्टर आपको 1 हफ्ते के बाद बुलाते हैं, क्यों? ये ड्रेसिंग निकालने के लिए। एंड वो स्टिच तो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको निकालने का तो जरूरत नहीं पड़ता है। एंड देन पोस्ट दिस ड्रेसिंग इज बीन रिमूव्ड, आप वापस घर चले जाते हैं, तब होता है ये वुंड केयर। बिकॉज अभी तक तो आपका वुंड क्लोज है,
आपको कुछ केयर लेने का ज़रूरत नहीं है, अभी आ गया वो वुंड केयर लेने का समय। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, आपका डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन देते हैं पोस्ट डिलीवरी, आप अच्छे से लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स हो या पेन किलर्स हो, ये सारा चीज़ें जो भी आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड पोस्ट डिलीवरी आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन पाउडर जो भी देते हैं आप ले लीजिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप घर जाते हैं, आप नहाते हैं, ये ऊंट को आप अच्छी तरह से, पानी जा सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कुछ नहीं होता है। आप साबुन से क्लीन कर लीजिए एंड पानी से क्लीन कर लीजिए। जब आप बाहर आते हैं नहाने के बाद, आप जब टॉवल, जो टॉवल आप बॉडी के लिए यूज़ करते हैं ना, वो जगह पे मत यूज़ करना है। एक अच्छा सा गर्म पानी में धोया हुआ टॉवल, अलग से ड्राई किया हुआ टॉवल से ये जो ऊंड को सिर्फ ऐसा ऐसा डैब करने का, ऐसा रब नहीं करना चाहिए। ओके, यू हैव टू डैब इट, यू हैव टू कीप इट ड्राई एंड खुला रखना चाहिए। मतलब उधर कुछ कवर नहीं करने का, उसको खुला छोड़ने का, बिकॉज इट शुड बी ओपन ड्राई, ताकि वो जल्दी सूख जाए। एंड आप जो भी पैंट पहनते हैं या पैंटीज पहनते हैं, उसका जो लाइनिंग है, जो इलास्टिक बैंड्स जो होता है, वो एग्जैक्टली उस स्कार पे या ऊंड पे नहीं आना, ऐसा आप थोड़ा सा ध्यान लेना चाहिए। एंड हम एब्डोमिनल बाइंडर देते हैं, जो बेल्ट डिलीवरी के बाद लगाने को बोलते हैं ना लेडीज को, वो भी बेल्ट आप अच्छे से लगा दीजिए बस, बट उसका एडजस्ट ना आपके ऊंड के ऊपर न जाए, ऐसे थोड़े इनिशियल डेज में केयर लेना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टेंट रबिंग एंड इरिटेटिंग कैन अगेन कॉज इन्फेक्शन एंड रैशेस। ओके, एंड दूसरा चीज़ ये हो गया कि आपका डाइट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जैसे रूटीनली हम जो खाते हैं ना, एवरीथिंग लाइक अ कंप्लीट मील यू हैव टू टेक, दाल, सब्जी, कोशिम्बीर एंड ड्राई fruits, vegetables, all kinds of fruits, vegetables, everything you have to have. More importantly, more protein is needed. You can have non-vegetarian eggs also for healthy healing of this wound. जैसा हम सुनते हैं डिलीवरी के बाद पथ्य करना चाहिए, ये कितना सच है? सी, आप पच करते समय ना जो न्यूट्रिएंट चाहिए आप वो नहीं लेते हैं। ऐसा बोलते हैं टाके है, आपको चावल नहीं खाना है, पस हो जाएगा, चना नहीं खाने का, पस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पुराने जमाने का बातें हैं, एंड दीज आर ऑल मिथ्स। यू हैव टू ईट वेल, देन ओनली यू विल हैव अ क्लीन, ड्राई एंड हेल्दी हीलिंग वुंड। नहीं खाने की वजह से जैसे बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाते हैं, द बैक्टीरिया एंड द फंगाई विल टेक ओवर, दीज बैड ऑर्गेनिजम्स विल take over you and they will win over you, and then they will cause infection, which is also not good. And then अच्छा डाइट लेने की वजह से ना, पानी अच्छे पीने की वजह से आपका पेट अच्छी तरह से साफ होते हैं। गर्म पानी ही पीना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अच्छे से 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे ले लीजिए, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए डिलीवरी के बाद जब भी स्टिचेस रहते हैं। हम कॉन्स्टिपेशन रहा, ज़्यादा प्रेशर दिया मोशन पास करने के लिए, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो ये टाके खुलने का चांसेस रहता है। जो जो कंडीशंस है, सपोज जिसका डिलीवरी के बाद खांसी हो गया, ज़्यादा खांसने लगा, तो भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। एंड दूसरा चीज़ क्या है कि ये भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से बढ़ के, ये जो जो चीज़ें हैं जिससे टाके के लिए हार्म हो सकता है, उसको लिए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। इंडियन टॉयलेट ही यूज़ करना है या वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, प्रेफरेबली इनिशियली पेन रहते हैं, बैठ के उठना, स्क्वाट्स करना मुश्किल होता है, तो बेटर यू गो फॉर वेस्टर्न टॉयलेट इफ देर इज़ एन ऑप्शन। बट इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करना, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ सपोर्ट लेके आराम से बैठ सकते हैं। वही कॉन्स्टिपेशन नहीं रहा तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, एनी टाइप ऑफ टॉयलेट यू कैन यूज़। एंड दूसरा चीज़ ये होता है कि डिलीवरी के बाद ना नॉर्मली मसाज लेते हैं, बाई को बुलाते हैं एंड दे गेट मसाज डन। सो जब ये मसाज करते समय ना पूरा बॉडी को रब करते हैं, एट द सेम टाइम एब्डोमेन को भी रब करते समय ना, ये जो टाके हैं, टाके के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देके रब नहीं करना चाहिए, उधर कुछ ऑयल वगैरह डालना नहीं चाहिए, डाल के ऐसे छोड़ देना नहीं चाहिए। बिकॉज एक बार मेरे पास एक पेशेंट आई, उनका भाई उनको कंपलसरी दिन में वो कुछ तो मेडिकेटेड तेल है, वो स्कार पे यहाँ लगाए तो वो अच्छा हील हो जाएगा करके लगा दिया, एंड दैट पेशेंट केम विथ वुंड इन्फेक्शन। उसके बाद में उसको इतना ड्रेसिंग्स करके एंटीबायोटिक्स दे के हील करना पड़ा। सो गाइज, जब आप कुछ भी ऑयल वगैरह मसाज के लिए यूज़ करते हैं, नहाते समय अच्छे से वॉश कर लीजिए, कुछ भी ये ऑयल का ट्रेसेस वगैरह नहीं रहना चाहिए।
एंड वजन उठाने का। सो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इनिशियल मंथ्स में 1-2 महीना वजन नहीं उठाना चाहिए। बेबी का जो इतना वजन है उतना ही आपको उठाने का। आप इनिशियली जब ब्रेस्ट फीड करते हैं बेबी को, आपको बैठने के लिए जो तकलीफ होता है, आप आपका मदर या सिस्टर्स का और कोई भी हस्बैंड का मदद ले सकते हैं। बेटर यू हैव ए ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो। ऐसा झुक के कंटिन्यू नहीं देना चाहिए, हमारा बैक सीधा रहने का जब हम ब्रेस्ट फीडिंग दे रहा है उस समय। सो गाइज, ये जो इंपॉर्टेंट टिप्स है आप अच्छे से फॉलो किया, आपका वुंड बहुत अच्छी तरीके से हील हो जाएगा। एंड ऐसा भी जो कंडीशंस आते हैं कभी कभी जिसके वजह से आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना होता है, उसमें फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कभी कभार आपको बहुत इचिंग और रैशेस हो गया वुंड के यहाँ, वुंड से कुछ पानी निकल रहा है, पस निकल रहा है, ब्लड निकल रहे, आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठंड लग रहा है, इतना ज़्यादा पेन। नॉर्मली ना डिलीवरी का होने के बाद फर्स्ट डे पेन होता है, सेकेंड डे से पेशेंट नॉर्मली कंफर्टेबल रहते हैं, ओनली मूवमेंट करते समय थोड़ा दुखेगा, 3-4 डेज के बाद पेशेंट विल बी टोटली फाइन। सपोज आपका पेन इतना सिवियर है ऊंड के यहाँ पे, ताकि आप मूव नहीं कर पा रहा है, पूरा एरिया रेड हो गया, मतलब समथिंग फिशी इज हैपनिंग, देन यू प्लीज गो एंड विजिट योर डॉक्टर। सो गाइस, ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं सिजेरियन सेक्शन ऊंड या आपका टाके के बारे में दे सकती हूँ। आई होप गाइस दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। ऐसा हमारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।